चलिए, हाइब्रिडाइजेशन और उसके बाद प्लेनर नॉन प्लेनर के केसेस देखने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, याद करिए वीबीटी के टाइम पर मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि वीबीटी में हम लोग जनरली सिग्मा को सिग्मा से या पाई को पाई से कंपेयर करते हैं। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन एसएस एसपी पीपी ओवरलैपिंग से हो रहा था और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन 3 टाइप से हो रहा था, पी पाई डी पाई और एक था डी पाई और मैंने आपको बोला भी था कि डी पाई हमें जनरली यूज में नहीं आएगा, हमें यूज में क्या आएगा बेटा, पी पाई और पी पाई डी पाई। तो कहां पर कौन सा पाई बॉन्ड होगा, अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे आप निकालेंगे उसके ऊपर बात हो रही है। तो यहां पर हम लोग पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर रहे होंगे और मैक्सिमम जो हम लोग केसेस देखेंगे वो पॉली एटॉमिक देखेंगे कि पॉली एटॉमिक में पाई बॉन्ड के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। तो देखें किस तरह से सॉल्व करना होता है जब हम पॉली एटॉमिक स्पीशीज की बात करते हैं बेटा, ठीक है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट पॉली एटॉमिक स्पीशीज, ध्यान सुने। तो पॉली एटॉमिक स्पीशीज में जनरली जो हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो वीबीटी होता है या हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन, वीबीटी तो हम लोग डायटॉमिक के लिए देखते थे। तो जो भी पॉलीएटॉमिक स्पीशीज होगा पहले आप उसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे हमेशा। हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा, साइड एटम का होगा या सेंट्रल एटम का होगा, तो ऑब्वियसली सेंट्रल एटम का होगा। तो सेंट्रल एटम जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना होगा और सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा वो या तो sp होगा या sp2 होगा या इनमें से कोई एक होगा। अगर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो याद करिए हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करते थे, प्योर ऑर्बिटल्स, ठीक है, और वो इंटरमिक्स होते थे। और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है सेंट्रल एटम के अंदर, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। एक्सेप्ट बेंजाइन हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे वो तो हाइब्रिड बन जाएंगे और वो क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड में कौन पार्टिसिपेट करेगा, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा, सेंट्रल एटम की बात हो रही है। अब जो साइड एटम आएगा बॉन्ड बनाने, भाई सेंट्रल एटम का विदाउट हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब प्योर ऑर्बिटल आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एग्जांपल हम लोग लेंगे आगे, उसमें सेंट्रल एटम ऐसा कुछ है कि सेंट्रल एटम के पास s है, p है। अगर सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का हुआ तो उसके पास d नहीं होगा, और अगर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे ज्यादा का हुआ तो उसके आउटर मोस्ट शेल में d भी होगा। अभी हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि उसके आउटर मोस्ट शेल में d नहीं है, सेकंड पीरियड का मान के चल रहे हैं। बेटा s में कितना डब्बा, 1, और p में कितने डब्बे, 3। अब अगर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब है एक s और एक p, ये दोनों क्या हो गए बेटा, इंटरमिक्स हो गए, हाइब्रिडाइजेशन में चले गए। और ये दोनों एक s और एक p मिला के क्या बना लेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। और कितने sp बनाएंगे, 2। और वो जो sp बनेंगे वो तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाएगा, सिग्मा। तो बेटा अब सिग्मा बॉन्ड तो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल ने बना लिया, इस s और p ने मिलकर तो सिग्मा में पार्टिसिपेट कर लिया। पाई बॉन्ड बनाने के लिए जो प्योर ऑर्बिटल बच रहा है बेटा, वो कौन सा ऑर्बिटल बच रहा है, सेंट्रल एटम के पास p। तो ये भी p होगा, ये भी p होगा, कोई एक px होगा, कोई py होगा, कोई pz होगा, बट सेंट्रल एटम के पास पाई बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी है p से। दूसरी बात, जो साइड एटम आएगा, ये तो सेंट्रल एटम की कहानी हुई। साइड एटम जब आएगा तो साइड एटम ध्यान से देखिएगा, टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। हमारे सिलेबस में जब भी पाई बॉन्डिंग का क्वेश्चन आज तक की हिस्ट्री में आया बेटा, तो साइड एटम आपको हमेशा जो मिलता है, पॉली एटॉमिक स्पीशीज की बात कर रहा हूं, साइड एटम ऑक्सीजन मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन जब साइड एटम के फॉर्म में आएगा तो बेटा ऑक्सीजन तो खुद ही सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट है उसके पास s होता है, p होता है, पर d नहीं होता है, ठीक है ना। तो बेटा ऑक्सीजन कभी भी d ऑर्बिटल यूज नहीं कर सकता, क्योंकि d होता ही नहीं है उसके पास, और ऑक्सीजन के पास जो s और p है उसमें से s कभी पाई बॉन्ड बना नहीं सकता। याद करें, s जब भी बनाएगा सिग्मा बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा। तो बेटा ऑक्सीजन जब भी साइड एटम है तो एक बात कंफर्म है कि ऑक्सीजन की तरफ से जो पाई बॉन्ड बनाने आएगा वो डब्बा कौन सा होगा बेटा, p। ऑक्सीजन की तरफ से जो पाई बॉन्ड बनाने आएगा वो p आएगा, ऑक्सीजन की तरफ से जो पाई बॉन्ड बनाने आएगा वो p आएगा। एक चीज फिक्स है, ये ऑक्सीजन के लिए लिखा हुआ है मैंने ना, इसको मैं अगर रिस्पेक्टिवली बता दूं आपको तो ऐसा कर दें कि जो पहला स्पीशीज है इसको ऑक्सीजन मान लो, तो हर जगह आपको सिमिलैरिटी दिख जाएगी, ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन। तो हर जगह आप देखें जो पहला ऑर्बिटल दिखा रखा p जो लिखा हुआ है ये किसके लिए है बेटा, ऑक्सीजन। अब सेंट्रल एटम जो आ रहा है, सी, ये जो लिख रहा हूं सेंट्रल एटम, आपको सिर्फ सेंट्रल एटम को फाइंड आउट करना है कि सेंट्रल एटम क्या ला रहा है, p लाएगा। अगर सेंट्रल एटम p लेके आएगा तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन का p और सेंट्रल एटम का p, तो बन जाएगा p पाई। और अगर सेंट्रल एटम के पास मान लो d हुआ, ठीक है, और उसने d लिया और ऑक्सीजन क्या लेके आएगा, p, तो बेटा यहां पर बनने वाला बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, d पाई p पाई। तो सारा खेल सेंट्रल एटम पे डिपेंड करता है कि सेंट्रल एटम कौन सा
ऑर्बिटल ला सकता है पाई बॉन्डिंग में, वेदर इट इज पी और वेदर इट इज डी। और वो कहां से पता चलेगा? हाइब्रिडाइजेशन के बाद, क्योंकि एक एस है और 3 पी है और उसके बाद 5 डी है। एस तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। अब अगर एक पी हाइब्रिडाइजेशन में गया तो सेंट्रल एटम के पास कितने पी बचे हुए? 2। वो इस पी से ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बना सकता है और इस पी से भी बना सकता है। तो मैक्सिमम सेंट्रल एटम जो पी पाई बॉन्ड बना पाएगा वो कितने होंगे? 2 ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि उसके बाद अगर उसको पाई बॉन्ड बनाने हैं तो ये एसपी तो गया हाइब्रिडाइजेशन में, देख लें फिर से, ये एस 3 पी, तो एस और पी हाइब्रिडाइजेशन में गया। ये सेंट्रल एटम का पी और ऑक्सीजन का पी पाई एक सेंट्रल एटम का पी और ऑक्सीजन का पी तो फिक्स है। दूसरा पी पाई तो 2 पी पाई। अब अगर बाय चांस सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स हुआ तो बेटा उसके पास ये 2 पी तो खाली थे, तो उसने ऑक्सीजन के साथ पी पाई ऑक्सीजन के साथ पी पाई बॉन्ड बनाया। और तीसरा अगर पाई बॉन्ड बनता है, हालांकि ऐसा केस आएगा नहीं, बट तीसरा अगर पाई बॉन्ड बनता है तो अब सेंट्रल एटम अपना क्या यूज करेगा? डी, और ऑक्सीजन जो लेके आएगा वो तो पी ही लेके आएगा। तो तीसरा पाई बॉन्ड कौन सा बनेगा? डी पाई पी पाई, एंड रेस्ट ऑल विल ऑल्सो बी डी पाई पी पाई बॉन्ड, सो ऑन। आगे देखें दूसरा वाला जो केस है sp2 का, देखें सेंट्रल एटम का s p और मान लो सेंट्रल एटम के पास d है, ठीक है ना, ऑप्शनल है, d हो सकता है नहीं हो सकता है। s और p, एक s और 2 p तो कहां चलेगा बेटा? हाइब्रिडाइजेशन में। अब सेंट्रल एटम के पास कितना p बचा? 1। तो सेंट्रल एटम जब पहला पाई बॉन्ड बनाएगा तो सेंट्रल एटम का तो आएगा p, और ऑक्सीजन जो साइड एटम उसके पास तो p होता है, तो पहला पाई बॉन्ड सेंट्रल एटम का p और ऑक्सीजन का p पाई बनेगा। अगर दूसरा पाई बॉन्ड बनाना है अब सेंट्रल एटम को, तो सेंट्रल एटम का पी तो खत्म हो गया। अब सेंट्रल एटम को क्या यूज करना पड़ेगा? डी, और ऑक्सीजन तो हमेशा ही पी लेके आएगा, तो अगला बॉन्ड क्या बन जाएगा? डी पाई पी पाई। तीसरा बनाना है तो फिर से डी यूज करना पड़ेगा। तो मतलब पहला पाई बॉन्ड बनेगा पी पाई एंड रेस्ट ऑल विल बी डी पाई पी पाई या पी पाई डी पाई। अब तीसरे केस पे देखें या उसके बाद वाले केसेस को देखें। बेटा अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो सेंट्रल एटम का एक s और तीनों p तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए। क्या p बचा? अब नहीं, क्योंकि 3 p थे, तीनों तो यूज हो गए। तो अब सेंट्रल एटम को पाई बॉन्ड अगर बनाना है तो सेंट्रल एटम के पास जो प्योर ऑर्बिटल बच रहा है वो कौन सा बच रहा है? डी, और ऑक्सीजन जब भी आएगा क्या लेके आएगा? पी। तो इन सब में पी क्योंकि सारे हाइब्रिडाइजेशन में जा चुके हैं, पी खाली नहीं बचा है, तो सारे पाई बॉन्ड में सेंट्रल एटम का डी और ऑक्सीजन तो हमेशा पी लाएगा, तो बाकी पाई बॉन्ड क्या बनेंगे? डी पाई पी पाई। ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पी पाई एज वेल एज पी पाई डी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, आंसर पे नहीं जाने, पहले हम लोग एक एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, उसके अंदर कितने पाई बॉन्ड हैं, है ना, कौन से टाइप के, वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बेटा पहला एग्जांपल क्या दिया? CO2, है ना। अब आपको कौन से टाइप का पाई बॉन्ड है उसके लिए पहले ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड्स है कितने। ठीक है, कैसे पता करें? तो CO2 आई होप सबको पता ही है, कार्बन के आसपास इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है बेटा CO2 में। ठीक है, आपको कैलकुलेट कौन से करने? पाई बॉन्ड। तो बेटा पहला बॉन्ड तो सिग्मा, इधर भी पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, दूसरा बॉन्ड पाई। तो बताइए CO2 में टोटल पाई बॉन्ड कितने बेटा? 2, 1 और 2। ठीक है ना। फर्स्ट पाई बॉन्ड किसी टाइप का होगा इन दोनों में से, और सेकंड पाई बॉन्ड किसी टाइप का होगा इन दोनों में से। और साइड एटम कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो साइड एटम में आया, मतलब ऑक्सीजन पाई बॉन्ड में क्या यूज करेगा? अपना p ऑर्बिटल, क्योंकि पाई बॉन्ड या तो p से बनता है या d से बनता है, और d ऑक्सीजन के पास है नहीं क्योंकि वो सेकंड पीरियड का है, तो उसको p से ही पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अब खेल आता है सेंट्रल एटम का, कि सेंट्रल एटम क्या यूज करेगा? p यूज करेगा तो p पाई, और d यूज करेगा तो d पाई। तो सेंट्रल एटम क्योंकि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है बेटा ये सारे, तो सेंट्रल एटम का क्या निकालोगे? हाइब्रिडाइजेशन। और बेटा हम जानते हैं कि CO2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा? sp। और sp हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद मतलब है एक s और एक p, एक s और एक p तो हाइब्रिडाइजेशन में गए, ये दोनों खत्म। कितने p बचे हैं सेंट्रल एटम के पास? 2। तो पहला पाई बॉन्ड बनाने के लिए सेंट्रल एटम क्या यूज करेगा? अपना p, और दूसरा पाई बॉन्ड बनाने के लिए भी सेंट्रल एटम क्या यूज करेगा? p। इसका मतलब CO2 में कितने पाई बॉन्ड है बेटा? 2 पाई बॉन्ड है, और दोनों p पाई और p पाई है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? p पाई और p डी पाई होना चाहिए, ऐसा यहां पर नहीं है। चलिए इसके बाद थर्ड वाला केस बता रहा हूं, ठीक है ना, ताकि प्रैक्टिस हो जाए एक बार। XeO2F2 बेटा, XeO2F2 में क्या ये पॉली एटॉमिक है या डाई एटॉमिक है बेटा? पॉली एटॉमिक। ठीक है, स्ट्रक्चर से चलते हैं। जेनॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। 2 ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन कैसा बनाएगा? डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन कैसा बनाएगा? डबल बॉन्ड। फ्लोरीन कैसा बनाएगा? सिंगल। फ्लोरीन कैसा बनाएगा? सिंगल। और ये एक आ गया लोन पेयर। अब आप बताओ XeO2F2 में पाई बॉन्ड है या नहीं है? कितने पाई बॉन्ड है बेटा? 2, एक ये पाई बॉन्ड और एक ये पाई बॉन्ड। ठीक है ना,
तो यहां पर भी दो पाई बॉन्ड है, फर्स्ट पाई बॉन्ड, सेकंड पाई बॉन्ड, और वो पाई बॉन्ड में साइड एटम कौन दिख रहा है? ऑक्सीजन। मैंने बोला था जनरली ऑक्सीजन ही आएगा, तो बेटा ऑक्सीजन तो पाई बॉन्ड में हमेशा कौन सा ऑर्बिटल लाएगा? पी, क्योंकि पाई बॉन्ड या तो पी पाई होगा या पी पाई डी पाई होगा। ऑक्सीजन के पास डी तो होता ही नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन तो पी ही लाएगा, तो ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन का पी और पी यहां लिख दिया। अब सेंट्रल एटम जो जेनॉन है वो कौन सा ऑर्बिटल यूज कर रहा है वो पता करना है, और वो पता कैसे चलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आप इस मॉलिक्यूल का जब हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो 1 2 3 4 सिग्मा, 1 लोन पेयर, 4 + 1 का केस आया 5 का हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d। sp3d वाले ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए, तो बेटा s गया हाइब्रिडाइजेशन में, तीनों p चले गए हाइब्रिडाइजेशन में, तो क्या p बचा है सेंट्रल एटम के पास? नहीं। तो सेंट्रल एटम का एक डी हाइब्रिडाइजेशन में गया। क्या सेंट्रल एटम के पास अभी डी अवेलेबल है या नहीं है? है। तो पहला जो पाई बॉन्ड होगा उसमें सेंट्रल एटम जो बचा हुआ डी है वो देगा, और दूसरे पाई बॉन्ड में भी सेंट्रल एटम बचा हुआ डी देगा। इसीलिए दोनों पाई बॉन्ड डी पाई टाइप के आएंगे, या पी पाई डी पाई टाइप के आएंगे, और अपने को एक पी पाई और डी पाई और एक पी पाई चाहिए, वो ये आंसर नहीं हो सकता। तो फर्स्ट और थर्ड तो नहीं है। रिमेनिंग जो दो केसेस हैं उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं। देखिए XeO3 की बात कर रहे हैं बेटा, जेनॉन, ठीक है ना, एक लोन पेयर आएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर आएगा। कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? तीन पाई बॉन्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 टाइप के पाई बॉन्ड है। जेनॉन का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए तो जेनॉन का हाइब्रिडाइजेशन यहां पर निकल के आएगा sp3। साइड एटम कौन है? ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन तो जब भी आएगा कौन सा ऑर्बिटल लेके आएगा? p ऑर्बिटल लेके आएगा, p ऑर्बिटल लेके आएगा, p ऑर्बिटल लेके आएगा। सेंट्रल एटम का खेल है, और सेंट्रल एटम कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा वो हाइब्रिडाइजेशन से पता चलेगा। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो sp3 के बाद क्या p बचा है सेंट्रल एटम के पास? नहीं, क्योंकि तीनों p तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए, सिग्मा बॉन्ड बनाने में चले गए। तो बेटा अब सेंट्रल एटम की मजबूरी है, उसको कौन सा ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा? डी, इसलिए यहां तीनों बॉन्ड डी पाई पी पाई टाइप के बनेंगे। तो इसका मतलब है फर्स्ट थर्ड और फोर्थ हमारा आंसर नहीं, हमारा आंसर कौन है बेटा? सेकंड, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि 3 नहीं थे तो ऑब्वियसली ये आएगा। अब ये कैसे आया उसको भी चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक खास बात भी यहां पर डिस्कस कर रहा हूं मैं। आंसर विल बी SO3। कैसे आया वो समझा रहा हूं बेटा। SO3 ये स्ट्रक्चर देखें, क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है। एक SO3 का स्ट्रक्चर आप लोगों ने और पढ़ा होगा, ऐसा भी, ठीक है ना। ये दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है SO3 के, और दोनों अपनी अपनी जगह सही है। इस स्ट्रक्चर को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। कितने इलेक्ट्रॉन है सल्फर के आसपास? कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद 8। इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा। आप स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर, इसमें हर एटम का ऑक्टेट पूरा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूइस ऑक्टेट स्ट्रक्चर, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। याद करें ल्यूइस स्ट्रक्चर क्या बोलता था कि हर एटम बॉन्डिंग को करता ऑक्टेट बनाने के लिए। जबकि सल्फर क्या थर्ड पीरियड का मेंबर है या नहीं है? है। और थर्ड पीरियड का जो मेंबर होता है क्या वो अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा सकता था? यस। तो बेटा एक बात समझना, सल्फर का जो कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट शेल का, दैट इज 3s2 3p4, ठीक है ना। मैं ग्राउंड स्टेट बना रहा हूं अभी, 3s2 और 1 2 3 4, ठीक है ना। ये 3s हो गया, ये 3p हो गया। सल्फर के पास ग्राउंड स्टेट में 2 लोन पेयर थे और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उनकी पेयरिंग के लिए ही तो क्या बनाता था? कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप देखो सल्फर ने 2 क्या बना लिया बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद अगर लोन पेयर बच रहा है, तो क्या वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में डोनर की तरह काम कर सकता है? यस। आप देखो जब ये बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, ये दोनों कोऑर्डिनेट नहीं बनाऊंगा, तब भी सल्फर का ऑक्टेट पूरा हो चुका है, क्योंकि सल्फर के खुद के 1 2 3 4 5 6 और 2 ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मिल गए, 8। अगर किसी का ऑक्टेट पूरा है और उसके पास लोन पेयर है, तो क्या वो दे सकता है? ल्यूइस बेस की तरह काम कर सकता है? यस, वो देगा। और लेने का काम कौन कर रहा है? यहां पर ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। ऑक्सीजन के खुद के पहले से 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर से लिए, 2 इधर से लिए, तो क्या बन गया बेटा? 8। ये सबके ऑक्टेट पूरे हो रहे हैं, और स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ऑक्टेट रूल को बोल रहे हैं। और ये ग्राउंड स्टेट में बन गया सल्फर के। लेकिन क्या सल्फर के पास वेकेंट डी होता था? तो यस, है ना। और क्या वो अपनी कोवेलेंसी एक्सपांड कर सकता था? यस। तो सल्फर जब सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो सल्फर का ये अनपेयर्ड और ये अनपेयर्ड भी हो जाएगा 1 2, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 और 6 अनपेयर्ड हैं, तो क्या सल्फर अपनी कोवेलेंसी एक्सपांड कर सकता है? यस। तो आप देखो सल्फर के अब 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड है, और जितने अनपेयर्ड हैं उनकी पेयरिंग के लिए क्या बना रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड। बट अब यहां पर अगर आप सल्फर के आसपास
इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करें, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करें, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बेटा? 12 इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो SO3 के, SO2 के ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल, स्पेशली जब थर्ड पीरियड का सेंट्रल एटम आ जाए तो उनके लिए आप मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। इस तरह का एक ऑक्टेट स्ट्रक्चर बन सकता है, ऑक्टेट स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा, और आप एक्सपांडेड ऑक्टेट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं जहां पर कोवेलेंसी आप क्या कर सकते हो बेटा? एक्सपांड कर सकते हो। दोनों स्ट्रक्चर सही है, लेकिन एग्जाम में मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन SO3, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड सुनते ही समझ आ जाना चाहिए कि कौन सा केस लेना पड़ेगा बेटा? ग्राउंड स्टेट वाला, क्योंकि वहां ऑक्टेट रूल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं जनरली। और अगर पूछा हाउ मेनी मैक्सिमम पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन SO3, तो बेटा पाई बॉन्ड तो यहां भी दिख रहा है एक, और यहां पर कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? 3। तो जब मैक्सिमम पाई बॉन्ड बोला तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग क्या लेके चलेंगे, ये या सिर्फ पाई बॉन्ड का क्वेश्चन भी आ गया तो आप मैक्सिमम पाई बॉन्ड ले सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल है। तो देखिए SO3 में ये सारी चीजें क्लियर कर दे रहा हूं। SO3 में जब हम बात कर रहे हैं तो हम लोग जब पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम एक्सपांडेड ऑक्टेट स्ट्रक्चर लेके चलेंगे। और कितने पाई बॉन्ड है बेटा? 3, ठीक है ना? एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड, और सल्फर का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या आ रहा है? sp2। तो पाई बॉन्ड जो 3 है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उनमें तीनों में ऑक्सीजन आ रहा है बेटा साइड एटम में। ऑक्सीजन हमेशा कौन सा पाई बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल यूज करेगा? p। और सल्फर का कौन सा ऑर्बिटल आएगा? p या d, वो डिपेंड करता है उसके हाइब्रिडाइजेशन पे। तो बेटा सल्फर का यहां पर हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp2। बेटा क्या sp2 के बाद एक p सल्फर के पास खाली है? तो यस, सल्फर के पास एक p खाली है, उसने उस p को यूज कर लिया और क्या बना लिया? p पाई बॉन्ड। और वो एक p यूज होने के बाद सल्फर के सारे p खत्म। अब सल्फर को क्या यूज करना पड़ेगा? d। तो बेटा यहां पर अब बचे हुए दोनों बॉन्ड में क्या आएगा? d पाई p पाई। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में ऐसा मॉलिक्यूल बताइए जिसमें p पाई बॉन्ड भी हो और p पाई d पाई बॉन्ड भी हो, तो बेटा वो एक ही एग्जांपल बन रहा है यहां पर SO3, ठीक है ना? एक और बात ध्यान से सुने, ये जो केस मैंने अभी यहां पर समझाया ना आपको, ऐसा बहुत सारी जगह होगा, तो मैं थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूं आपको, ठीक है? जैसे मान लीजिए SO2 दिया आपको, क्या दिया? SO2। क्या इसमें सल्फर थर्ड पीरियड का मेंबर है या नहीं बेटा? और ये अपनी कोवेलेंसी एक्सपांड कर सकता था। तो सल्फर का ग्राउंड स्टेट समझिएगा, ग्राउंड स्टेट समझिएगा, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको 3s है ना, और यहां पर आ गया 1 2 3 1 2 3 4, ये 3p4 हो गया है ना, 3s2 3p4। और सल्फर के पास d ऑर्बिटल है, आप कंसिडर कर लीजिएगा। तो सल्फर के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स है। साइड एटम में कौन आ रहा है बेटा? ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं? 2। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी समझिएगा, 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, एक ऑक्सीजन, ठीक है, और दूसरा ऑक्सीजन यहां बना दिया। अब देखो ग्राउंड स्टेट में सल्फर के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही तो क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो सल्फर अभी कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाने को तैयार है? 2। और बेटा ऑक्सीजन के पास भी 2 अनपेयर्ड है, इसके पास भी 2 अनपेयर्ड है, इसके पास भी 2 अनपेयर्ड है, और जितने अनपेयर्ड है उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो बेटा यहां पर ऑक्सीजन के जो 2 अनपेयर्ड थे उसने इसके साथ क्या कर ली? पेयरिंग, ठीक है? अब जैसे ये पेयरिंग हुई, आप देखो सल्फर का ऑक्टेट पूरा हो गया बेटा, और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर के लिए हो गया, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? अगर ऐसा हुआ तो दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया, दोनों सेटिस्फाई हो गए, तो बेटा मॉलिक्यूल क्या बना? SO2 बना या SO बना? केवल SO। अभी इससे तो बॉन्डिंग ही नहीं हुई, तो अब इससे बॉन्डिंग नहीं होती तो SO2 बनता कैसे? तो SO2 बनाने के लिए अब क्या हुआ? क्या इस सल्फर का सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा है बेटा? यस। और साथ ही अभी भी इसके पास क्या है बेटा? लोन पेयर। अगर किसी का ऑक्टेट पूरा हो और लोन पेयर हो तो क्या वो दे सकता है लोन पेयर? लुईस बेस की तरह काम कर सकता है? यस। तो इस ऑक्सीजन को देखिएगा, इस ऑक्सीजन के पास पहले से 6 इलेक्ट्रॉन थे और ये लोन पेयर इसने इसको दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो डॉट से बनाए हैं मैंने, ये किसके इलेक्ट्रॉन है? सल्फर के, ठीक है ना? ये दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर ने इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर लिया बेटा? शेयर कर लिया। शेयर करते ही स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, एस के साथ एक डबल बॉन्ड, एस के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, और एस के पास क्या रहा है? एक लोन पेयर। और आप देखोगे सबके ऑक्टेट क्या हो गए? पूरे। पर सबके ऑक्टेट पूरा हुआ मतलब ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया बेटा? ऑक्टेट स्ट्रक्चर बन गया। और ऑक्टेट स्ट्रक्चर में आपको जनरली क्या देखने को मिल जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जबकि SO2 में अगर ये जो 2 लोन पेयर थे इनमें से एक को मैं एक्साइट करा देता डी में, एक को मैं एक्साइट करा देता डी में, तो सल्फर के पास 4 अनपेयर्ड हो जाते। कहानी देखिएगा, सल्फर के पास एक लोन पेयर अभी भी बचा है ना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, और 4 क्या हो गए? अनपेयर्ड।
क्या ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बना सकता था? यस। और इस स्ट्रक्चर को जब आप देखोगे ना तो इसमें सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। और 10 इलेक्ट्रॉन मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है जिनके दो दो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। ऑक्टेट रूल वाले में जनरली आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिलेगा, एंड विदाउट ऑक्टेट में आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखेगा, मल्टीपल बॉन्ड्स की क्वांटिटी ज्यादा दिखेगी। दोनों अपनी जगह सही है, बट अपन जनरली मैक्सिमम बॉन्ड्स लेके चलते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा बॉन्ड बनते बेटा उतनी एनर्जी रिलीज होती है, जितनी एनर्जी रिलीज होती है उतना स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाता है। तो ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। चलिए, पाई बॉन्ड के टाइप्स और उसके ऊपर क्वेश्चन देखने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट और पॉइंट समझ रहे हैं। याद करें, जब हमने हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स की बात करी थी तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन थे उसमें दो सबसे डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन थे, दैट वाज sp3d एंड sp3d3। क्यों ये दो डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन थे? क्योंकि इसमें दो अलग अलग टाइप के पोजीशन थे। याद करें, एक एक्सियल पोजीशन नाम दिया गया था और एक इक्वेटोरियल पोजीशन दिया गया था नाम, ठीक है ना। तो अब हम उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। एक्चुअल में sp3d और sp3d3 में जो एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशंस होती हैं उनकी बॉन्ड लेंथ आपस में डिफर करती है, ठीक है। जबकि जो बचे हुए सारे हाइब्रिडाइजेशन है उनमें सब में बॉन्ड लेंथ जनरली क्या रहती है बेटा? सेम रहती है। अगर साइड एटम और कुछ कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट है, रेगुलर है, तो बॉन्ड लेंथ सेम मिलेगी। लेकिन sp3d और sp3d3 में इनिशियल कंडीशन से ही जो ऑर्बिटल्स बन के आते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन के आते हैं, उनकी लेंथ अलग होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ डिफर कर जाती है। तो उसी पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले डिस्कसिंग अबाउट sp3d हाइब्रिडाइजेशन। दो तरह की पोजीशन है, आप जानते हैं। तीन जो पोजीशन प्लेन पर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेटोरियल। और जो आउट ऑफ द प्लेन, इनसाइड द प्लेन वाली पोजीशन थी उसे क्या बोला जाता है? एक्सियल। अब सुनिएगा, कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी, कौन सी बॉन्ड लेंथ छोटी? तो आपको यहां शो कर रखा है एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी है और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ क्या है? छोटी। और ये किसके लिए बात कर रहे हैं? फॉर sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब क्यों हुआ ऐसा, ध्यान से सुने। एक्सियल बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूं तो याद करें, प्लेन से जो एक्सियल पोजीशन बनती है वो कितने एंगल पे बनती है बेटा? 90 डिग्री। और जो प्लेन पे तीन इक्वेटोरियल पोजीशन होती है उनके आपस में एंगल कितने होते हैं बेटा? 120 डिग्री। अब आप खुद समझिए, अगर यहां पर देखें एंगल क्या है बेटा? ज्यादा। एंगल ज्यादा है तो ऑर्बिटल दूर दूर है, दूर दूर है तो उनपे रिपल्शन क्या लगेंगे? कम लगेंगे। जबकि अगर यहां पर मैं बात करूं एक्सियल बॉन्ड लेंथ की, तो एक्सियल वाली जो पोजीशन है वो कैसी है बेटा? प्लेन से 90 डिग्री पे एंगल पे है, और 90 डिग्री पे मतलब इसका एंगल इसके कंपैरिजन में इसका एंगल कम है, और एंगल कम है तो रिपल्शन ज्यादा लगेगा क्योंकि ऑर्बिटल पास होंगे। अगर रिपल्शन लगा तो रिपल्शन को कम करने के लिए ये दूर चले जाएंगे, और दूर चले जाएंगे इसका मतलब इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखें, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, सेम कॉन्सेप्ट है। एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, पांचों जो प्लेन पर पोजीशन आती है वो कौन सी होती है? इक्वेटोरियल। और जो प्लेन से बाहर और अंदर की तरफ पोजीशन होती है दो, उन्हें क्या बोलते हैं? एक्सियल। बेटे यहां पर इक्वेटोरियल वाली जो पोजीशन है उनका एंगल होता है 72 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जो एक्सियल पोजीशन है वो प्लेन से कितना एंगल पे होती है? 90। छोटा एंगल कौन है बेटा? ये। अगर एंगल छोटा है तो ऑर्बिटल पास होंगे, पास होंगे तो खुद को स्टेबल करने के लिए रिपेल तो कर नहीं सकते क्योंकि एंगल तो कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे? अपनी लेंथ बढ़ा लेंगे, और लेंथ बढ़ाने की वजह से आप देख सकते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ का यहां पर एंगल आपको क्या देखने को मिल रहा है? ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये ओवरऑल कंडीशन आती है। ये जो पॉइंट आपको बताया गया है ये एप्लीकेबल है, लेकिन ध्यान रखें सर्टेन कंडीशंस होती हैं। बॉन्ड लेंथ में हम लोग वैसे डिस्कस करेंगे आगे, बट ये पॉइंट आपको तभी लगाना है व्हेन टर्मिनल एटम्स आर सेम। मतलब जैसे यहां पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूं, PCl5 दिया तो क्या सारे साइड एटम सेम है? तो एक्सियल पे भी वही साइड एटम आएगा, इक्वेटोरियल पे भी वही साइड एटम आएगा, और ये पॉइंट हमेशा वैलिड होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया IF7, तो IF7 में इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों पोजीशन पे फ्लोरीन ही आएगा, और इसलिए ये पॉइंट हमेशा वैलिड होगा। लेकिन अगर साइड एटम अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग आ जाए फिर कंडीशन चेंज हो सकती है। दैट वी विल डिस्कस इन बॉन्ड लेंथ पार्ट, ठीक है। अब देखें, रीजन यहां पर दे रखा है, एंगल कम है। देख लें, जहां पर भी एंगल कम है, जहां पर भी एंगल कम है वहां रिपल्शन ज्यादा होगा। रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। ये सारे पॉइंट समझने के बाद अब कुछ और क्वेश्चन हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखें आप, डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन, प्लेनर और नॉन प्लेनर, टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड, पी पाई है या पी पाई डी पाई है, पोजीशन ऑफ लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड। याद करें, आपको बोला था sp2 sp3 में मल्टीपल बॉन्ड या लोन पेयर कहीं भी आ सकते हैं, जबकि sp3d sp3d2 या sp3d3 में कुछ कंडीशंस बताई गई थी आपको, है ना। और उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, मॉलिकुलर ज्योमेट्री, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इनकेस कोई पॉइंट मुझसे स्किप होता है तो आप उसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग क्या ले रहे हैं बेटा? XeO2F2, ठीक है ना। देखिए XeO2F2 में सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो जेनॉन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 8। आउट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स आप देखें 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं। ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाता है बेटा? डबल बॉन्ड बनाता है।
ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाता है, डबल, और दो कौन आ रहे हैं बेटा, फ्लोरीन, ठीक है ना, और साथ में एक क्या है, लोन पेयर। अब आप देखें सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो सिग्मा प्लस लोन पेयर का काम पड़ेगा। 1 2 3 4 टर्मिनल एटम जितने उतने ही सिग्मा बनेंगे, 4 सिग्मा एंड लोन पेयर इज 1। 4 + 1 H का वैल्यू आ गया 5, H का वैल्यू 5 आने का मतलब है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल जाएगा, sp3d। क्या हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा, sp3d, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आ गया। sp3d में है ना जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी, जो फिक्स ज्योमेट्री होगी, जो आइडियल कंडीशन होगी, दैट विल ऑलवेज बी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। एक लोन पेयर आया है और दो जगह मल्टीपल बॉन्ड से ऑक्सीजन वाले, है ना, तो याद करें पोजीशन की बात करो, sp3d में लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड ऑक्यूपाई, ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आते हैं, प्लेन पे आते हैं। तो बेटा ये तीनों में से एक लोन पेयर इक्वेटोरियल पे, बचे हुए दो ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड भी इक्वेटोरियल पे, और दोनों फ्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे आ जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो अगला क्या पॉइंट है बेटा, दो पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना, एक पाई बॉन्ड यहां है ऑक्सीजन का, एक पाई बॉन्ड यहां है। अब पाई बॉन्ड कौन से टाइप का बनेगा, पी पाई या पी पाई डी पाई, तो बेटा पहला पाई बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड देखें, ऑक्सीजन है दोनों में साइड एटम ऑक्सीजन, तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए अपना कौन सा ऑर्बिटल यूज करेगा, पी। सेंट्रल एटम क्या यूज करेगा, खेल उसी का है बेटा, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो चुका है, sp3d, मतलब अब सेंट्रल एटम के पास पी तो खाली नहीं है, उसके पास क्या खाली है, केवल डी, तो इसलिए सेंट्रल एटम पहले पाई बॉन्ड में भी डी और दूसरे पाई बॉन्ड में भी डी यूज करेगा। इसका मतलब है दोनों पाई बॉन्ड कैसे होंगे, डी पाई पी पाई टाइप ऑफ बॉन्ड। और प्लेनर एंड नॉन प्लेनर, तो बेटा इसका जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आएगा वो क्या बन के आएगा, एक लोन पेयर है, याद करें तो आपको याद आएगा कि ऐसा जो हम लोगों ने बात करी है कि सीसो टाइप का शेप बनता है, और सीसो कैसा होता है बेटा, नॉन प्लेनर, तो दिस विल बी अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड टाइप देख रहे हैं। देखिए आपको दिया हुआ है सल्फेट आयन, है ना, हम लोग इसके ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन की बात कर भी चुके हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार। क्या ये न्यूट्रल स्पीशीज है या आयन है, आयन है, ऑक्सीजन वाला आयन है। ऑक्सीजन वाले आयन में अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो किस पे रखना है, ऑक्सीजन पे। तो बेटा सल्फर के पास वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन पे माइनस, है ना, दूसरे ऑक्सीजन पे माइनस, माइनस वाला ऑक्सीजन क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और बचे हुए जो दो ऑक्सीजन है वो कैसे बॉन्ड बनाएंगे बेटा, डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है इसका जब हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, क्योंकि चार ही सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि चार ही सराउंडिंग स्पीशीज है। sp3 का इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री आइडियल कंडीशन में क्या होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पे, इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी होगी। अब पाई बॉन्ड्स देखते हैं, क्या पाई बॉन्ड है या नहीं है, कितने पाई बॉन्ड है बेटा, दो। दोनों पाई बॉन्ड कौन से होंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखिए सेंट्रल एटम की sp3 है, पी तो खत्म हो चुके, तो सेंट्रल एटम को इस पाई बॉन्ड में भी डी और इस पाई बॉन्ड में भी डी यूज करना पड़ेगा। और साइड एटम कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमेशा पी ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनाएगा, तो इसीलिए दोनों पाई बॉन्ड कौन से बनेंगे बेटा, डी पाई पी पाई, बोथ विल बी डी पाई पी पाई बॉन्ड। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स, प्लेनर नॉन प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल, नॉन प्लेनर होता है हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ खास बातें, एक टर्म हम लोग यूज करेंगे, याद करें हमने जब पीरियोडिक टेबल का लास्ट पार्ट पढ़ा था En, तो वहां पर हमने देखा था हाइड्राइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, तो मैंने बोला था नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स को बोलते हैं ऑक्सी एसिड, है ना, और उनसे जो एनायन बनता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी एनायन। इसको देखें, क्या ये सल्फेट ऑक्सी एनायन है या नहीं है, बहुत इजीली आप चेक कर सकते हैं। क्या इस एनायन के अंदर ऑक्सीजन दिख रहा है, यस, और क्या इस पे नेगेटिव चार्ज है, यस, मतलब ऑक्सी एनायन, क्या है ये, ऑक्सी एनायन है, ठीक है। अब अगर ऑक्सी एनायन है तो ऑक्सी एनायन पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहली बात इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आता है, बॉन्ड ऑर्डर, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर, जनरली आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने को आएगा ऑक्सी एनायन में। क्या ये ऑक्सी एनायन पॉली एटॉमिक है या नहीं है, पॉली एटॉमिक स्पीशीज में जब भी खासकर ऑक्सी एनायन के केस में जब भी बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आए तो आपको रेजोनेंस चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है बेटा, रेजोनेंस, ठीक है। अब सल्फेट को देखें, सल्फेट का अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा, ये सल्फेट का स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल फॉर्म में, है ना, आपको दिख रहा है यहां पर रेजोनेंस की कंडीशन है ना, नेगेटिव है, सिग्मा है और पाई बॉन्ड है, तो आप आसानी से रेजोनेंस करा सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, जब भी ऑक्सी एनायन आएगा, है ना, बार बार हम लोग लेंदी मेथड पे ना जाके, जब भी ऑक्सी एनायन होगा बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सीधा सा फॉर्मूला है 1 + π/σ, दिस विल गिव यू द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन सेंट्रल एटम एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना, 1 + π/σ। अब इस स्ट्रक्चर में देख लीजिए, 1 तो एज इट इज आ जाएगा, पाई बॉन्ड कितने बेटा 2, और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं टोटल 4, सॉल्व करने पे आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5। कितना बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा बेटा, 1.5। तो
यहां से हमें एक बात समझ में आई कि जो सल्फर है उसका चारों ऑक्सीजन के साथ, है ना कहीं पर एक्चुअल डबल बॉन्ड है, ना कहीं पर एक्चुअल सिंगल बॉन्ड है। ड्यू टू रेजोनेंस हर जगह एक बॉन्ड पूरा है, और जो सेकंड बॉन्ड है बेटा, जो सेकंड बॉन्ड है वो कैसा होगा, पार्शियल बॉन्ड होगा रेजोनेंस की वजह से। पार्शियल बॉन्ड आप लोग जानते हैं हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन से। और साथ ही साथ जिस ऑक्सीजन पर -1 होता, जिस ऑक्सीजन पर -1 होता वो कैसा बॉन्ड बनाता, सिंगल। लेकिन यहां पर तो किसी भी ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड नहीं बनाया, हर ऑक्सीजन ने सल्फर के साथ क्या बनाया है, 1.5 बॉन्ड बनाया है, पार्शियल डबल बॉन्ड बनाया है। तो बेटा वो जो नेगेटिव चार्ज है उसको भी हम सबके ऊपर क्या कर देंगे, रेजोनेट कर देंगे। और देखिए या तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से -2 लिख दिया, या फिर ये -2 को चारों ऑक्सीजन जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन पे डिवाइड कर दें, तो हर ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए आगे मूव कर रहे हैं हम इसमें। सल्फेट के बाद बारी आ रही है नाइट्रेट की। चेक करिए क्या नाइट्रेट अगेन ऑक्सी एनायन है या नहीं है, ठीक है ना, ऑक्सी एनायन है या नहीं है। पहली बात तो इसके लिए हम लोग डिस्कशन करें, डबल बॉन्ड माइनस और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये इसका स्ट्रक्चर बन के आता है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं नाइट्रोजन ने अपने ऑक्टेट पूरा कर लिया। यहां डबल बॉन्ड मत बना देना, कई बच्चे जल्दबाजी में डबल बॉन्ड बना देते हैं। याद रखें नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड, कोवेलेंसी फोर्स से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का मेंबर है। अब आप देखो यहां पर जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे बेटा, 1 2 3 सिग्मा, ठीक है, और सेंट्रल एटम नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब 3 + 0 3, जिसका मतलब है इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2 की एक्चुअल ज्योमेट्री, आइडियल ज्योमेट्री जो होती है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है ना, ये इसकी आइडियल कंडीशन आती है। पाई बॉन्ड एक दिख रहा है, ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का, दोनों के पास डी है ही नहीं, तो बेटा जो पाई बॉन्ड बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, पी पाई टाइप का बनेगा। एक ही पाई बॉन्ड पी पाई टाइप। अब आप देखो, याद करें मैंने आपको एक कंडीशन बोली थी, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ये बनता है तब तक तो अलग दिखता है, लेकिन बनने के बाद कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं होता। हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को चेंज कर सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में। किस में चेंज कर सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में। ध्यान से देखिएगा, अब अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में चेंज करूंगा तो क्या चेंजेस आएंगे, देखिए ये डोनर था, ये एक्सेप्टर था, सिंगल बॉन्ड बना दिया, डोनर पे लगा दिया प्लस, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गया था, है ना, और एक्सेप्टर पे क्या लगा दिया, माइनस। अब आप देखिए इस पूरे केस में जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कोशिश करें पहले तो, है ना, ऑक्सी एनायन है, बॉन्ड ऑर्डर के लिए मैंने क्या बोला था, 1 + π/σ, 1 + π/σ। और 1 + π/σ अगर आप करेंगे तो बेटा 1 प्लस, एक ही पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड कितने 3, तो 1 + 1/3 दैट इज 1.33। ये तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं सारे ऑक्सीजन के फॉर्मल चार्ज का एवरेज देखूं, क्या देखूं बेटा, एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। ध्यान से सुनिएगा, तो आप देखो ऑक्सीजन के ऊपर यहां कितना है, -1, यहां कितना है, -1, यहां कितना है, 0, मतलब टोटल ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ रहा है, -2। और कितने ऑक्सीजन है, रेजोनेंस में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो तीनों ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये माइनस और ये, तो बेटा एवरेज फॉर्मल चार्ज है ना, फॉर्मल चार्ज भी एक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, -2/3, क्योंकि ये -2 जो है रेजोनेंस की वजह से तीनों ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसीलिए एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन विल बी -2/3। अगर इस ऑक्सीजन पे पूछता है, सिर्फ एवरेज नहीं पूछता है, फॉर्मल चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन दैट इज -1, फॉर्मल चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन इज -1, फॉर्मल चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड एज 0, बट एवरेज पूछे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि तीनों ऑक्सीजन रेजोनेंस में होंगे, -2/3। चलिए आगे मूव कर रहे हैं। कंडीशन अगला जो केस है, देखिए NO2+ दिया है आपको, ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, NO2+, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 है ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। क्या ये न्यूट्रल है या आयन है बेटा, तो आयन है। और ऑक्सीजन कंटेनिंग आयन है, ऑक्सीजन कंटेनिंग आयन में अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो ऑक्सीजन पे जाता है, और पॉजिटिव चार्ज आता है तो सेंट्रल एटम पे जाता है, और सेंट्रल पे अगर पॉजिटिव गया इसका मतलब है नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ये हमने N+ बना लिया, ठीक है ना। अब साइड एटम क्या है बेटा, 2 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन यहां और एक ऑक्सीजन यहां, ये डबल बॉन्ड बनाएगा। आप देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन जब निकालोगे तो 2 सिग्मा + 0 लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp का ज्योमेट्री इसका कैसा बन जाएगा, लीनियर। क्या यहां पाई बॉन्ड है, यस। कितने पाई बॉन्ड है, 2। क्या नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है बेटा, यस। क्या ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है बेटा, यस। अगर दोनों ही सेकंड पीरियड के हैं
तो ये दोनों पाई बॉन्ड कौन से टाइप के बनेंगे बेटा, पी पाई, क्योंकि पाई बॉन्ड अपने सिलेबस में या तो पी पाई या डी पाई बनेगा, और डी दोनों में से किसी के पास है नहीं तो उसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए आगे, लीनियर है तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा बेटा, प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, बाकी सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, HgCl2, क्या दिया हुआ है बेटा, HgCl2, ध्यान से देखें, जिंदगी कबाड़ा हो गई है ना, ग्रुप 12 है, इसी का मेंबर है Hg। Hg के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो बेटा Hg के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन आया सिंगल बॉन्ड बनाया, क्लोरीन आया सिंगल बॉन्ड बनाया, 2 सिग्मा, 0 लोन पेयर, 2 + 0 विल बी 2, दैट इज sp, एंड स्ट्रक्चर अगेन विल बी लीनियर, एंड लीनियर इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, S3-2, ध्यान से देखें, S3-2 की बात कर रहे हैं, है ना, इसको बोलते हैं पॉलीसल्फाइड आयन। क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीसल्फाइड आयन। जैसे S-2 को हम क्या बोलते हैं, सल्फाइड, और S3-2 मतलब सल्फर की क्वांटिटी ज्यादा हो गई तो पॉलीसल्फाइड बोलते हैं, और भी हो सकते हैं S4, S5 इस तरह के भी बनते हैं, बट कंडीशन सुनो, S3-2। एक बात बताएं, ये न्यूट्रल है या चार्ज है बेटा, चार्ज, और ऑक्सीजन कंटेनिंग है या विदाउट ऑक्सीजन है बेटा, विदाउट ऑक्सीजन। हमने बात करी थी विदाउट ऑक्सीजन वाला जब भी केस आएगा, जो भी चार्ज है, प्लस है माइनस है, उसको किस पे लेना है, सेंट्रल एटम पे। यहां पर सेंट्रल एटम कौन है बेटा, 3 सल्फर है, 3 में से एक को सेंट्रल एटम मान लेते हैं, ठीक है। तो सल्फर, ध्यान से सुनना इस केस को, 1 2 3 4 5 6 है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है सल्फर पे, तो चार्ज क्योंकि -2 है, तो कितने होगा, 8। अब 2 रिमेनिंग जो सल्फर है, तो एक सल्फर साइड एटम में डबल बॉन्ड आएगा, सल्फर के पास ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक सल्फर ग्राउंड स्टेट में आया, डबल बॉन्ड बना लिया, और 2 क्या बच गए, लोन पेयर, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन आपको अभी क्या दिख रहा है, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन इज लुकिंग लाइक sp3, है ना। sp3 में आइडियल कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, और 2 लोन पेयर आए तो क्या बनेगा बेटा, बेंड शेप बनेगा, वी शेप बनेगा। साथ ही साथ पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 2, ध्यान से सुनना, पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 2। अगर 2 पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड का टाइप देखो, सल्फर के पास जो पाई बॉन्ड बनाने की कंडीशन आएगी, ये कौन से शेल का मेंबर है बेटा, सल्फर, थर्ड शेल का। ये सल्फर कौन से शेल का है बेटा, थर्ड शेल का। और थर्ड शेल में जब आप बॉन्डिंग करने जाओगे ना, अभी हम तो पी पाई या डी पाई इस तरह का देख भी नहीं रहे, अभी हम सिर्फ शेल नंबर देख रहे हैं, स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, वीबीटी में बताया था बेटा 3-3 का पाई बॉन्ड और 3-3 का पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा या वीक बनेगा बेटा, वीक बनेगा। और ये इतना वीक होता है कि ये पाई बॉन्ड यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है तो इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए जनरली S3-2 आपको इस तरह से एग्जिस्ट करता हुआ नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। S3-2 कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करेगा, 1 2 3 4 5 6, सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें नेगेटिव चार्ज सेंट्रल पे ना के साइड पे आएगा, और दोनों के पास एक एक आएगा, एक सल्फर पे माइनस, तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा केवल, क्योंकि जब न्यूट्रल था तो डबल बॉन्ड बना रहा था, सेम ऑक्सीजन जैसा, ये माइनस, और क्या आ रहे, 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। स्टिल हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, एक्चुअल ज्योमेट्री जो होनी चाहिए थी दैट शुड बी टेट्राहेड्रल, 2 लोन पेयर आया तो वी शेप बेंड शेप बना, पर यहां पाई बॉन्ड से प्रॉब्लम है। यहां पर पाई बॉन्ड अगर आप देखते या चार्ज देखते तो आपको दिखता कि S पे -2 आना था, बट एक्चुअल में यहां टर्मिनल सल्फर पे माइनस चार्जेस आ रहे होंगे, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट केस है। चलिए आगे मूव कर रहे हैं, N3-, ठीक है, आयन, इस आयन को बोलते हैं बेटा एजाइड आयन। कौन सा आयन बोलते हैं बेटा, एजाइड आयन। हाइड्रोजोइक एसिड सुना होगा आपने, HN3, तो HN3 में से H+ निकाल दिया तो बचा क्या, N3-, दिस इज नोन एज अजाइड आयन। अब ध्यान से सुने, अजाइड आयन के वैसे तो कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बट उनमें से जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग सिलेबस में कंसिडर करके चलेंगे वो ये स्ट्रक्चर होगा बेटा, ठीक है ना। और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसी के अकॉर्डिंगली इसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग डिफाइन कर रहे होंगे। जब आप इसको देख रहे हैं तो 3 नाइट्रोजन में से 1 नाइट्रोजन पे हमने प्लस ले रखा है, बाकी 2 पे क्या ले रखा है, माइनस। दीज आर फॉर्मल चार्जेस, तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको ओवरऑल क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। और यहां पर कितने सिग्मा है बेटा, 2, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर 0, 2 सिग्मा + 0 लोन पेयर, इसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन एजाइड का क्या आ जाएगा, sp, इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हो जाएगी लीनियर, लोन पेयर नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, दिस विल बी प्लेनर। दूसरी बात, यहां पर पाई बॉन्ड दिख रहे हैं बेटा 2, और दोनों पाई बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा बनेगा, नाइट्रोजन का 2p, इसका 2p, तो यहां बन जाएगा 2p पाई, और ये जो दूसरा वाला पाई बॉन्ड है ये भी बिल्कुल सेम बनेगा। तो दोनों पाई बॉन्ड 2p पाई टाइप के बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, C3O2 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। रेडॉक्स रिएक्शन एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, दिस कंपाउंड इज नोन एज कार्बन सब ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा, कार्बन
सब ऑक्साइड बोला जाता है इसको, है ना। 3:2 रेशो में, सेंट्रल एटम 3 और साइड एटम ऑक्सीजन 2, 3:2 रेशो, मतलब ऑक्सीजन रेशो में कम पड़ रहा है, इसीलिए सब ऑक्साइड बोला जा रहा है इसको। देखिए इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, C3O2 का ये स्ट्रक्चर बनता है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, याद होना चाहिए। C3O2 में सपोज इस कार्बन को मैं सेंट्रल एटम अज्यूम करके चल रहा हूं, क्योंकि कार्बन ही सेंट्रल एटम है, कौन सा हम अलग अलग एटम्स के लिए निकाल सकते हैं, बट इसके लिए बात कर रहा हूं। इस कार्बन के आसपास देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा, 2, और कार्बन पे लोन पेयर कितने बेटा, 0, तो 2+0 का केस आ जाएगा sp की ज्योमेट्री क्या बन जाएगी, लीनियर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके पास 2 पाई बॉन्ड है, और कार्बन दोनों ही सेकंड पीरियड के मेंबर है, तो दोनों पाई बॉन्ड क्या बनेंगे बेटा, 2p पाई टाइप का बॉन्ड बन जाएगा। लास्ट केस जो यहां पर आ रहा है दैट इज SiO2। याद करें VBT में CO2 SiO2 का कंपैरिजन किया था। SiO2 में जो पाई बॉन्ड बनता था वो वीक होता था, जिसकी वजह से ये 3D स्ट्रक्चर बना लेता था, याद करें, देखें, है ना, क्या कंडीशन आ रही है। SiO2 जो है, इसके लिए मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, है ना। SiO2 के लिए आपको बताया था इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, SiO की एक लंबी चेन बनती जाती है, पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, SiO, ठीक है ना, इस तरह से चेन बनती जाती है इसकी। तो अभी हमें क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो मैं केवल एक सिंगल चेन से आपको बता दे रहा हूं, ताकि बस हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। इस सिलिकॉन को सेंट्रल एटम कंसीडर करें और इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो बेटा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है। और बोर्ड पे जब हम बनाते हैं तो ये आपको प्लेनर स्ट्रक्चर दिख रहा होता है, बट ध्यान रखें sp3 की ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। कैसी होती है बेटा, टेट्राहेड्रल। तो एक्चुअल में ये जो SiO2 है, इसके स्ट्रक्चर को बोलते हैं जायंट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा, जायंट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, है ना। तो ये जायंट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर जो बन रहा है, इसकी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है इसकी। तो जायंट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है, और ये 3D में टेट्राहेड्रल फॉर्म में दिखेगा, मतलब सिलिकॉन यहां, एक ऑक्सीजन ऊपर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, और एक ऑक्सीजन पीछे की तरफ, इस तरह से चेन प्रोपेगेट होती है। तो ध्यान रखें ये प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर है, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज नॉन प्लेनर इन नेचर। दिस इज ऑल अबाउट SiO2, ठीक है। अब ये केसेस होने के बाद अगला जो टॉपिक हमें समझना है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू हाइब्रिडाइजेशन। बट अभी तक बेटा जो हमने हाइब्रिडाइजेशन के मॉलिक्यूल्स पढ़े या केसेस पढ़े ना, उसमें क्या हो रहा था, H का वैल्यू जो आ रहा था, हाइब्रिड ऑर्बिटल का वैल्यू जो आ रहा था, वो आपका होल नंबर आ रहा था, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें जब आप हाइब्रिडाइजेशन का H का वैल्यू निकालने जाएंगे तो वो वैल्यू डेसिमल में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, जैसे 2.5, 3.5। तो ऐसे स्पीशीज के अंदर जो केसेस बनते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो आप इजीली जज कर सकते हैं। देखिए पहला केस क्या है, इसमें 2 टाइप के केसेस होंगे। जैसे एग्जाम्पल आपको क्या दिया बेटा, CF3, ध्यान से सुनना है ना, अभी बाकी कोई चीज आपको नहीं देखनी, आप सिर्फ एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे। CF3 में आप जानते हैं सेंट्रल एटम कौन है बेटा, कार्बन। तो आपको एग्जाम में लिख के दिया CF3, अब आप जज करें इसको। कार्बन के वैलेंस शेल में अपन जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4। फ्लोरीन आया सिंगल बॉन्ड बनाने, फ्लोरीन कैसा सिंगल बॉन्ड बनाता है ना, तीनों फ्लोरीन एक एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं बेटा, 3। और यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है। क्या बच रहा है बेटा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर यहां 2 होते तो मैं बोल देता लोन पेयर है ना। तो इसका मतलब है हमें तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर चाहिए। ये लोन पेयर कब माना जाता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी एक ही इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर पूरा होगा या आधा लोन पेयर होगा, तो आधा लोन पेयर कंसिडर करेंगे इसको, ठीक है ना, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर आप इसको ऐड करो तो H का जो वैल्यू आ रहा है, आपका स्टेरिक नंबर जो आ रहा है दैट इज 3.5। अब 3.5 हाइब्रिडाइजेशन में H का वैल्यू या तो 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है। ये 3.5 तो इन बिटवीन 3 एंड इन बिटवीन 4 है ना, 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो H का वैल्यू 3 आए तो मैं बोल सकता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp2। और H का वैल्यू 4 आए तब मैं बोल दूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। 3.5 का मतलब क्या हो गया, H का 3.5 वो तो इन दोनों के बीच में आएगा, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग तो लिखा जाना चाहिए sp2.5। ऐसा नाम हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं हमारे सिलेबस में। तो बेटा या तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए या इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, एक होल नंबर आना चाहिए, इस तरह का 3.5 या 2.5 इस तरह का नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस डेसिमल वाले वैल्यू को होल नंबर में चेंज करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो ये लोअर वैल्यू पे राउंड ऑफ होगा तो ये केस बन जाएगा, या ये हायर वैल्यू पे राउंड ऑफ होगा और ये केस बन जाएगा। अब कब लोअर और कब हायर वैल्यू पे राउंड ऑफ होगा उसकी कंडीशन समझिएगा। 2 केस इसीलिए बनेंगे। पहला केस, अगर
सेंट्रल और साइड एटम में से, सेंट्रल एटम और साइड एटम में से ईएन का खेल देखेंगे, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, उससे डिसाइड होगा। साइड से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर साइड का ईएन ज्यादा, अगर साइड का ईएन ज्यादा, तो इस वैल्यू को ज्यादा वैल्यू पे राउंड ऑफ करेंगे। मतलब अगर साइड का ईएन ज्यादा है तो ज्यादा पे राउंड ऑफ हो जाएगा, और अगर साइड का ईएन कम हो गया, साइड का ईएन कम हो गया, तो इस वैल्यू को लोअर वाली वैल्यू पे राउंड ऑफ कर देंगे। ये दो केसेस बनने वाले हैं, देखिएगा, चेक करिएगा। सबसे पहले जो आपके सामने केस है CF3, ठीक है ना, ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया आपको, तो ये मैं बस कंडीशन जो है वो हम अलग अलग देख लेंगे, बाकी ये केस इसके लिए तो एप्लीकेबल हो ही जाएगा। चले, CF3 हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा था बेटा, 3.5 आ रहा था, है ना, 3.5 आना चाहिए था। H का एक्चुअल वैल्यू उसके लिए 3.5 आना था, 3.5 आया, डेसिमल आया, तो आपको समझ में आ जाने चाहिए कैसा स्पीशीज है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में आपको राउंड ऑफ करना होगा, या तो लोअर पे या फिर हायर पे। अब देखें, लोअर या हायर पे डिसाइड किससे होगा, EN से डिसाइड होगा। यहां पर सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन, ठीक है ना, दिस इज सेंट्रल एटम, और साइड एटम कौन है, फ्लोरीन, दिस इज साइड एटम। क्या साइड एटम का EN ज्यादा है, यस। अगर साइड एटम का EN ज्यादा, तो इससे ज्यादा वाले पे राउंड ऑफ करेंगे, तो 3.5 से ज्यादा वाला जो राउंड ऑफ होगा वो कहां हो जाएगा, 4, और 4 का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। और देखें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसके साथ साथ टेट्राहेड्रल शेप, है ना, 1 2 3 4, कार्बन ने 4 पोजीशन तैयार करी, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, और यहां एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। इस तरह का इसका शेप बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, एक्चुअल ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 3 ही एटम्स पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, साइड एटम पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसलिए पिरामिडल शेप हो जाएगा, या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री विल बी पिरामिडल। ध्यान से सुने एक और बात, यहां पर एक स्टेटमेंट आपके सामने आ रहा है, इसको भी देख लें। Bond angle is more than 109.5 as repulsion is caused by one electron and not the lone pair। ध्यान से सुने, यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की आइडियल कंडीशन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 109.5, है ना। तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल आइडियली 109.5 होने थे। फिर हमने ये पढ़ा कि अलग अलग टाइप के रिपल्शन होते हैं, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, ठीक है। यहां पर एक बात बताओ, वैसे अगर ये पूरा लोन पेयर होता, पूरा लोन पेयर होता, तो ये रिपेल करता, तो ये पास आते तो एंगल क्या हो जाता, 109.5 से कम। लेकिन यहां पर पूरा लोन पेयर नहीं है, यहां सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, और इस वाले बॉन्ड पेयर में, इस वाले बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो यहां से बेटा जो रिपल्शन लगेगा वो 2 का लगेगा, और यहां से जो रिपल्शन लगेगा वो 1 का लगेगा। इस वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है, इनका जो वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगा बेटा, 109.5 से ज्यादा, मोर देन 109.5, क्योंकि इनका रिपल्शन इसको इजीली रिपेल कर देगा, क्योंकि ये पावरफुल है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखें। चलिए सेकेंड केस पे मूव कर रहे हैं। आपको मॉलिक्यूल दिया गया बेटा CH3, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इस तरह से जैसे कार्बन पे रेडिकल दिखा रखा है, डॉट दिखा रखा है, ऐसा नहीं भी आए तो भी चलेगा, सिर्फ CH3 लिख के दे सकता है एग्जाम में। तो आपको खुद अज्यूम करना है, समझना है, कैसे समझना है उसकी बात कर रहे हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा, साइड एटम कितने हैं, 3, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कितने सिग्मा, 3 सिग्मा। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है, पूरा लोन पेयर नहीं है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब है, अगर मैं लोन पेयर वाला कॉलम यहां लूं तो कितना होना चाहिए, आइडियली 0.5, आधा लोन पेयर हुआ ये। अगर आधा लोन पेयर इसको काउंट किया जो एक्चुअली होना चाहिए था, तो H का वैल्यू क्या आ गया, 3.5। जैसे ही H का वैल्यू 3.5, 2.5, 4.5 ऐसा डेसिमल में दिख जाए, समझ जाइएगा केस कौन सा है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का, और इसको अब आपको राउंड ऑफ करना है, या तो इससे लोअर वाले नंबर पे या इससे हायर वाले नंबर पे। लोअर या हायर पे राउंड ऑफ करने के लिए क्या देखेंगे, EN देखेंगे। किसका EN देखेंगे, साइड एटम का EN देखेंगे। सेंट्रल एटम कौन है बेटा, कार्बन, साइड एटम कौन है बेटा, हाइड्रोजन। अब हम जानते हैं कार्बन का EN ज्यादा होता है, और साइड एटम जो हाइड्रोजन है इसका EN कम है। क्या साइड एटम का EN कम है, यस। अगर साइड एटम का EN कम है तो इसको कम वाली वैल्यू पे राउंड ऑफ करोगे, मतलब H का वैल्यू क्या लिया जाएगा, 3। H का वैल्यू 3, मतलब हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो ध्यान से देखें, sp2 की ज्योमेट्री क्या बनती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो कार्बन ने 3 हाइड्रोजन ऐसे ले रखे, sp2 है ना। sp2 के बाद एक p बचा हुआ है खाली, यस। वो जो p खाली बचा हुआ है उसके पास ये क्या होगा बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये
पी ऑर्बिटल में, प्योर पी ऑर्बिटल में प्लेस्ड होगा। यहां लिखा है बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये प्योर ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री, जो कि ट्राइगोनल प्लेनर sp2 में होना चाहिए, एंड द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इन प्योर पी ऑर्बिटल। ये केस आपको यहां पर दे रखा है। अब देखें हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में दो और केसेस हैं, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। NO2, ध्यान से सुने, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। NO2 में ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज इनकंप्लीट, इवन देन इट डोनेट्स लोन पेयर फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। जनरली जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो बेटा सेंट्रल एटम या जो भी डोनर होता है उसका खुद का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, साथ ही साथ उसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर, जो कि वो सामने वाले को दे सके। ये एक ऐसा केस है जहां पर देखें, स्ट्रक्चर से समझते हैं, नाइट्रोजन के पास देखें वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है। साइड एटम कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन के पास में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना लिया। अब आप एक बात समझें, यहां पर जब आप स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे बेटा, तो ऑक्सीजन के पास ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के पास ग्राउंड स्टेट में 3 अनपेयर्ड है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ये 2 अनपेयर्ड ने इसके साथ पेयरिंग कर ली, यस। ये नाइट्रोजन का तीसरा अनपेयर्ड है, जो 2p3 में जो एक अनपेयर्ड और बचा हुआ है, दिस इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और देखें ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, अभी फिलहाल तक नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्टेट नहीं हुआ पूरा, फिर भी इससे बॉन्ड बनाने के लिए ये क्या करता है, अपना लोन पेयर इसको देता है और दोनों के बीच में क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। और यही कंडीशन आपको यहां बता रखी। तो ये NO2 एक ऐसा केस है जहां सेंट्रल एटम का विदाउट कंप्लीटिंग इट ऑक्टेट, इट इज प्रोवाइडिंग लोन पेयर फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। दूसरी बात, अब आप इसके स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। स्ट्रक्चर को एक बार नॉर्मल फॉर्म में बना दे रहे हैं, जो हमारे काम में आने वाला है। ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब आप देखो सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं बेटा, 2 सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 2, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी अगर 2 स्पीशीज के बीच में पहला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो उसको भी सिग्मा मानते हैं। लोन पेयर भैया एक ही तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है लोन पेयर कैसा हो गया, आधा, तो इसका मतलब है H का वैल्यू हो गया 2.5। 2.5 से समझ में आना चाहिए कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। और लोअर या हायर किस पे डिपेंड करेगा, EN पर। किसके EN पर, साइड एटम के EN पर। क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन का EN ज्यादा है या कम है बेटा, ज्यादा। साइड का EN ज्यादा, तो इसको ज्यादा वाली वैल्यू पे राउंड ऑफ करेंगे और H की वैल्यू क्या मान लेंगे, 3। H की वैल्यू 3 मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। तो आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रक्चर ऑलरेडी ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में बना रखा है। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाएगा। और कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाएगा, sp2 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 हाइब्रिड ऑर्बिटल में चला जाएगा। दूसरी बात, sp2 है तो एक्चुअल कंडीशन ट्राइगोनल प्लेनर होनी चाहिए। ट्राइगोनल प्लेनर का आइडियल कंडीशन का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। बट आप खुद बताओ, एक इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन होगा और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन का, इवन यहां तो मल्टीपल बॉन्ड है तो इनका रिपल्शन पावरफुल है, और पावरफुल है तो ये वाला एंगल जो है वो बढ़ जाता है। और ये एंगल आपको कितना देखने को मिलता है बेटा, 134 डिग्री का एंगल आपको यहां देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला मॉलिक्यूल ले रहे हैं ClO3। क्या ले रहे हैं बेटा, ClO3, ठीक है ना, क्लोरीन ट्राइऑक्साइड। देखिए ध्यान से, सॉल्व करने का तरीका। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 3 सिग्मा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 3 लोन पेयर, एक अनपेयर्ड है तो हाफ मानेंगे आइडियली। तो H का वैल्यू आ गया 3.5। 3.5 मतलब समझ में आ गया, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। राउंड ऑफ करेंगे लोअर या हायर पे डिपेंड करेगा EN पर। साइड एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का EN ज्यादा तो हायर वैल्यू पे राउंड ऑफ करोगे। H का वैल्यू क्या मान लेंगे बेटा, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। और sp3 मतलब टेट्राहेड्रल कंडीशन आनी चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहां एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसमें पाई बॉन्ड भी काउंट कर सकते हैं। कितने पाई बॉन्ड है बेटा, 3। टाइप बताएं तो ClO3 का खुद का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3। तो बेटा सेंट्रल एटम का sp3 खत्म हो चुका। अब सेंट्रल एटम के पास पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या बचा हुआ है, D बचा हुआ है। और ऑक्सीजन हमेशा क्या लाएगा, P। तो तीनों पाई बॉन्ड D पाई P पाई D पाई P पाई D पाई P पाई टाइप के होंगे यहां पर।